आपसे बोला जाए एक और क्वेश्चन बनता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर दाब कितना लगेगा, प्रेशर कितना लगेगा। तो बच्चों हम जानते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में बल का फॉर्मूला हमने अभी डिराइव किया, आंसर आया था सिग्मा के टर्म में सिग्मा स्क्वायर ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हम जानते हैं प्रेशर P इक्वल्स टू बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो बच्चों इस बल की वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर दूँ, तो इसको ए से डिवाइड करूँगा तो ये उठा के पुट करूँगा तो ए से डिवाइड करूँ तो ऐसे कैंसिल हो जाएगा, या ए इधर ले जाओ तो बल बटा क्षेत्रफल की वैल्यू बच्चों सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगी। इसका मतलब जब भी हम समांतर प्लेट संधारित्र की बात करें तो बच्चों दोनों प्लेट एक दूसरे को आकर्षित करेंगी, तो दोनों प्लेटों के ऊपर बल लगेगा। आ गया। तो आपसे बोला जाए और बल में मैं क्षेत्रफल का भाग दे दूं तो बच्चों ईच प्लेट के ऊपर एक प्रेशर वर्क करेगा, एक दाब वर्क करेगा। तो आपसे बोला जाए कि समांतर प्लेट संधारित्र की ईच प्लेट पर जो दाब लगेगा, प्रेशर लगेगा, बताओ कितना होगा। तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बच्चों यहाँ पी को स्थिर विद्युत दाब भी कहते हैं। इस पी को, ये जो पी है ना, यहाँ पर ये जो पी है समझ लेना बच्चों, इस पी को इसे यहाँ पी, इसे स्थिर विद्युत दाब भी कहते हैं। इस पी को स्थिर विद्युत दाब भी कहते हैं। पूरा समझ में आ गया बच्चों। यहाँ पर अभी तक जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड में कुछ स्पेशल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ, समझते जाना। यदि संधारित्र की दोनों प्लेटों को आपस में संपर्कित कर दिया जाए तब कुल आवेश तथा विभवांतर शून्य हो जाता है। बच्चों आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा होगा कि दो चालकों को आपस में जोड़ दिया जाए। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि दो चालकों को आपस में जोड़ दिया जाए तो एक से आवेश दूसरे में जाता है। सिंपली हम दो चालक ले लें, ये दो चालक ले लें, दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए तो एक से आवेश दूसरे में जाता है। कब तक? जब तक दोनों का विभव समान नहीं हो जाए, इनका विभवांतर जीरो नहीं हो जाए। तो बाई चांस एक संधारित्र की दोनों प्लेटों को यदि मैंने आपस में जोड़ दिया, आप सोच के देखो, एक तार से या दोनों प्लेटों को आपस में टच कर दिया तो इसका और इसका विभव बराबर हो जाएगा। और विभव बराबर होने का मतलब बच्चों विभवांतर जीरो हो जाएगा। और हम जानते हैं संधारित्र का विभवांतर जीरो हो गया तो संधारित्र के अंदर संचित आवेश Q बराबर CV। और याद रखना संधारित्र में ये जो V होता है विभवांतर होता है, और विभवांतर को बच्चों में जीरो पुट करूंगा तो Q भी जीरो हो जाएगा। तो आपसे कहीं बोला जाए कि एक संधारित्र की दोनों प्लेटों को आपस में जोड़ दिया जाए या एक दूसरे से संपर्कित कर दिया जाए तो क्या होगा? आंसर हो गया बच्चों, उनका विभवांतर भी जीरो हो जाएगा और प्रत्येक प्लेट पर आवेश भी जीरो हो जाएगा। यही तो बोला है, यदि संधारित्र की दोनों प्लेटों को आपस में संपर्कित कर दिया जाए तो कुल आवेश तथा विभवांतर शून्य हो जाता है। सेकंड पॉइंट, समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य विद्युत क्षेत्र दर्शाया गया है। समझना बच्चों, हमने समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र E डिराइव किया। बच्चों उसका फॉर्मूला आया था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा को बच्चों हम Q बाई A बोल दें तो Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला आया था। आपको मैं बता दूं कि ये जो विद्युत क्षेत्र आता है समांतर प्लेट संधारित्र में बच्चों बिल्कुल बीच में आता है। आ गया। एक्चुअल में क्या होता है कि यदि जैसे प्लेटें बड़ी हैं तो ये जो विद्युत क्षेत्र होता है ये बिल्कुल बीच वाले रीजन में होता है ये। लेकिन यदि आप इन प्लेटों के बिल्कुल कॉर्नर्स पे पहुंच जाओ तो फिर वहां विद्युत क्षेत्र का मान ये नहीं होता, वहां पर विद्युत क्षेत्र असमान होने लग जाता है। ये जो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एक समान विद्युत क्षेत्र है, ये दोनों प्लेटों के बिल्कुल बीच में होता है, देखो यहां पर है। लेकिन यदि आप प्लेटों के बिल्कुल एंड्स पर पहुंच गए, विद्युत क्षेत्र की दिशा में जब प्लस प्लेट से माइनस प्लेट की तरफ होगी, लेकिन यदि आप एंड्स पर पहुंच गए तो बच्चों यहां पर जो विद्युत बल रेखाएं हैं ये थोड़ी सी वक्री हो जाती, थोड़ी सी कर्व हो जाती है। देखो यहां पर ये कर्व होगी, इसको बच्चों हम बोलते हैं एज इफेक्ट, किनारों का प्रभाव। यहां पर जो कॉर्नर पर जो विद्युत क्षेत्र वो एक समान नहीं रहता, यहां पर ये थोड़ी सी बल रेखाएं वक्री हो जाएंगी। इसको हम क्या बोलेंगे? एज इफेक्ट बोलेंगे, किनारों का प्रभाव। ये जो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट या Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं ये बिल्कुल बीच में होता है। आ गया। तो इसका मतलब आपसे बोला जाए कि विद्युत क्षेत्र, वापस समझ लेना कि E प्लेटों के मध्य समरूप, ये प्लेटों के बीच में यहां तो समरूप होगा, सिरों पर, यहां पर सिरों पर असमरूप हो जाता है, और इसको ये एज इफेक्ट। और हम हर जगह बच्चों केवल बीच वाला विद्युत क्षेत्र कंसिडर करेंगे। आपसे बोला जाए कि समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, आपका आंसर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। लेकिन कभी इस तरह का स्टेटमेंट आ जाए, क्या सब जगह होता है क्या? बच्चों किनारों पर थोड़ा सा असमरूप हो जाता है, अलग अलग होने लग जाता है, ये ओनली बीच में होगा सब जगह। आ गया। ये बोला है यदि प्लेटों की मध्य दूरी अति अल्प हो तो सिरों पर विद्युत क्षेत्र असमरूप होगा। बिल्कुल आप ये देखो कि जैसे ही हम यहाँ किनारों पे जो बात करेंगे तो यहाँ विद्युत क्षेत्र का मान कम हो जाएगा।
और ये असमरूप हो जाएगा। और मेन जो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट है प्लेटों के बिल्कुल बीच में होगा। बच्चों इसके बाद हम बात करें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता चालक प्लेटों की मोटाई तथा उनकी प्रकृति पर डिपेंड नहीं करती, ये याद रखना। बच्चों समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है वो कभी भी, ये जो समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर हमने ये जो दोनों प्लेटें ली है इनकी ये जो मोटाई है उस पर डिपेंड नहीं करती। हम तो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी लिखते हैं अपन। यहाँ डी याद रखना दोनों प्लेटों के बीच की दूरी होती है। इसमें कहीं भी ये संधारित्र की जो प्लेटों की जो मोटाई है वो कहीं काम नहीं आती। इसका मतलब धारिता कभी प्लेटों की मोटाई पर डिपेंड नहीं करता। और वैसे भी जब इनको आवेश देते हो तो सारा आवेश बच्चों अंदर वाली सतह पे आ जाता है, बाहर वाली सतह पे जीरो आवेश होता है। ये समझाया था मैंने, आगे समझ में। तो आप सोचा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किस पे डिपेंड नहीं करती, प्लेटों की मोटाई पर। बच्चों एक और क्वांटिटी पे, एक और पे डिपेंड नहीं करता, प्लेटों की प्रकृति पर, उनकी प्रकृति पर भी निर्भर नहीं करती। बच्चों प्लेटों की प्रकृति से मतलब ये प्लेटें बस चालक होनी चाहिए। अब चालक का मतलब ये तांबे की बनी हो, चाहे सोने की बनी हो, चाहे सिल्वर की बनी हो, किसी भी बस चालक होने चाहिए। आ गया। अब ये किसी की बनी हो लेकिन धारिता ये आएगा। इसमें ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं आ रहा कि बच्चों यदि ये गोल्ड की बनी हो तो आंसर अलग आएगा, कॉपर की बनी हो तो आंसर अलग आएगा। चाहे ये गोल्ड की बनी हो चाहे कॉपर की बनी हो, दोनों केस में कैपेसिटेंस सेम आएगी। तो इसका मतलब कैपेसिटेंस किस किस पे डिपेंड नहीं करता, इन प्लेट्स की थिकनेस पे डिपेंड नहीं करता, और इन प्लेट्स की जो चालक का मटेरियल है, अलग अलग चालक ले लोगे, बस चालक होना जरूरी है बच्चों, धारिता सेम ही आएगी। इसके बाद फोर्थ पॉइंट, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए। बच्चों समझते हैं ना, समांतर प्लेट संधारित्र के लिए इंपॉर्टेंट लास्ट में हमने डिराइव किए थे। आप चाहे वो डेरिवेशन बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपको ध्यान रखने हैं, लेकिन ये जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ ये कंक्लूजन है, ये फाइनल रिजल्ट आपको रट के रखने हैं। तो समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के विद्युत क्षेत्र पूछा जाए तो बच्चों सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होता है। और इसी को बच्चों V/D याद करो, हमने दोनों प्लेटों के बीच में विभवांतर डिराइव किया था, E इंटू डी आया था। तो बच्चों इसे E की वैल्यू डेल्टा V अपॉन डी, ये डेल्टा V विभवांतर है, इस विभवांतर को मैं V से व्यक्त कर रहा हूँ, तो V/D आया समझ में। तो आपसे बोला जाए कि यहाँ पर दोनों प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्रों का सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होगा, और सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन को हम V/D भी लिख सकते हैं। ये विभवांतर और विद्युत क्षेत्र में संबंध, ये समरूप विद्युत क्षेत्र। यदि कॉर्नर पे चल जाओगे तो असमान हो जाएगा, ये समझाया था मैंने। इसी तरह से समांतर प्लेट संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच में बल, अभी थोड़ी देर पहले हमने डिराइव किया बच्चों, उसका फॉर्मूला CV²/2D भी आया था, QE/2 भी आया था। ये बिल्कुल मैंने डिराइव करके बताया था। आप सोचा जाए कि संधारित्र की दोनों प्लेटों के मध्य दाब, ये जो बल आया उसको क्षेत्रफल से डिवाइड कर दें तो σ²/2ε भी डिराइव किया था ये भी, कि समांतर प्लेट संधारित्र की ईच प्लेट के मध्य कितना दाब होता है। तो बच्चों मैं आपको लास्ट में एक बार फिर आपको बता दूं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बताओ कितनी होती है, ए एप्सिलॉन अपॉन डी। दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर कितना होता है, E इंटू डी, ई विद्युत क्षेत्र इंटू डी। इसके बाद आपसे बोला जाए कि दोनों प्लेटों के बीच बल कितना लगता है, बच्चों ये रहा CV²/2D। संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच कुल ऊर्जा कितनी संचित होती है, हाफ CV² या हाफ Q²/C या हाफ QV। याद आया। संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व कितना होगा, एकांक आयतन में जो ऊर्जा संचित होती ऊर्जा घनत्व, उसका शायद आंसर हाफ एप्सिलॉन नॉट E² आया था। और संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर कितना दाब लगेगा, आंसर आया था बच्चों, ये भी थोड़ी देर पहले किया हमने, σ²/2ε। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे बच्चों समांतर प्लेट संधारित्र का बैटरी द्वारा आवेशन। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपके पास है और बच्चों उसको एक बैटरी द्वारा आवेशित करना है। बैटरी से संधारित्र कैसे आवेशित होता है, इस कॉन्सेप्ट को समझना काफी इंटरेस्टिंग है, काफी काम भी आता है क्वेश्चंस में, देखते जाओ। सपोज एक संधारित्र है, समांतर प्लेट संधारित्र, उसको मुझे एक बैटरी से आवेशित करना है। बच्चों जिस बैटरी से आवेशित करना उसका विद्युत वाहक बल V है। विद्युत वाहक बल आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा हुआ है, यानी कि V वोल्ट का सेल है। समझ में आया। इसको मैंने जिस संधारित्र से कनेक्ट किया, तो जिस भी संधारित्र को आपको बैटरी से आवेशित करना है, आप क्या करो, उस संधारित्र की दोनों प्लेटों को बच्चों बैटरी के दोनों टर्मिनल से कनेक्ट कर दो। एक प्लेट को पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दो, दूसरी प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दो। तो बच्चों इस कैपेसिटर को मुझे बैटरी से चार्ज करना था, कनेक्ट कर दिया। अब देखो पूरा चार्जिंग प्रोसीजर कैसे चलता है। बच्चों कैपेसिटर की जो लेफ्ट प्लेट है इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, और जो राइट प्लेट है उसको बच्चों बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है। आप समझते हैं ना।
आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा हुआ, दो कंडक्टर्स को आपस में जोड़ दिया जाए तो 1 से 4 दूसरे में जाने लग जाता है। कब तक? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए। तो बच्चों होगा क्या कि जैसे ही आपने पॉजिटिव टर्मिनल से इस बैटरी के लेफ्ट प्लेट को कनेक्ट, मतलब इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से इस कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट को कनेक्ट किया, कनेक्ट करते क्या होगा, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है बच्चों इस बैटरी की इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, मतलब कैपेसिटर की इस प्लेट के लेफ्ट प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। ये कैपेसिटर, बैटरी का कौन सा टर्मिनल? पॉजिटिव टर्मिनल, कैपेसिटर की लेफ्ट प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और बच्चों ये ट्रांसफर होके इस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ मूव होंगे। क्यों? क्योंकि आपने इस प्लेट को, जो लेफ्ट प्लेट है और बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को आपने डायरेक्ट कनेक्ट कर रखा है एक वायर के थ्रू। तो बच्चों इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल के इस पॉजिटिव टर्मिनल पे आएंगे। आए समझ में? तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आके इस पॉजिटिव टर्मिनल इकट्ठे होने लगेंगे। जैसे जैसे बच्चों इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेंगे, आपने पढ़ा हुआ है किसी बॉडी में से जब भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, तो वैसे वैसे बच्चों इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आना स्टार्ट होगा। इस पॉजिटिव चार्ज के करस्पॉन्डिंग इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो बच्चों सामने वाले प्लेट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स उनको अट्रैक्ट करेगा, यहाँ चार्ज का इंडक्शन होगा। लेकिन अब उसके पहले समझना कि इस प्लेट में से इलेक्ट्रॉन निकल के इस पॉजिटिव टर्मिनल पे पहुंचे, पॉजिटिव टर्मिनल पे पहुंचते ही बच्चों इस पॉजिटिव टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होने लगते हैं। इसी समय बच्चों ये जो बैटरी, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है जिसको हम विद्युत अपघट्य बोलते हैं, जो विद्युत अपघट्य इस बैटरी के अंदर भरा हुआ है, ये विद्युत अपघट्य क्या करता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव टर्मिनल पे आए बैटरी के, उनको हटाता है और उनको नेगेटिव टर्मिनल की तरफ शिफ्ट कर देता है। इन इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से यहाँ कौन शिफ्ट करता है? इलेक्ट्रोलाइट। उसके पीछे कारण कि बच्चों जो इलेक्ट्रोलाइट, जो विद्युत अपघट्य, उसका काम क्या है कि ये जो सेल है इसके पोटेंशियल डिफरेंस को कांस्टेंट रखना। हुआ क्या कि इस प्लेट के इलेक्ट्रॉन निकल के जैसे पॉजिटिव टर्मिनल पे आएंगे तो इस पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल कम होने लगता है। तो विद्युत अपघट्य क्या करता है कि उस विभव को, इसका जो पोटेंशियल है पॉजिटिव टर्मिनल का, जैसे वो विभव कम होने लगेगा तो इलेक्ट्रोलाइट का काम, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब विद्युत अपघट्य का काम, इसका जो विभव कम हो रहा है उसको कम नहीं होने देना। तो जैसे इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव टर्मिनल पे पहुंचेंगे तो विद्युत अपघट्य उन इलेक्ट्रॉन्स को उठा के बच्चों इधर से इधर शिफ्ट कर देता है। तो जो इलेक्ट्रॉन बच्चों इस पॉजिटिव प्लेट से, लेफ्ट प्लेट से निकल के यहां पर आए थे पॉजिटिव टर्मिनल पे, तो बच्चों विद्युत अपघट्य ने इलेक्ट्रॉन्स को इधर नेगेटिव टर्मिनल शिफ्ट कर दिया। आ रहा है समझ में? अब समझना, जैसे जैसे बच्चों इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज सामने वाली प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। आया समझ में? तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकले थे वो पॉजिटिव टर्मिनल से बच्चों नेगेटिव टर्मिनल पहुंच के किसने पहुंचा दिया? विद्युत अपघट्य ने। इलेक्ट्रॉन यहां पहुंच गए। अब सामने ये वाली जो प्लेट है, सामने वाली प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगी। तो बच्चों जो इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव प्लेट पे पहुंचे थे, नेगेटिव टर्मिनल पे आए थे, वो इलेक्ट्रॉन इस वायर में होते हुए, वो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर इलेक्ट्रॉन आए थे, तो वो इलेक्ट्रॉन इस वायर में होते हुए बच्चों वो इलेक्ट्रॉन इस दूसरी प्लेट पे, जो राइट प्लेट पे पहुंच जाते हैं। यहां से इलेक्ट्रॉन निकले, सबसे पहले कहां पर पहुंचे? वो पॉजिटिव टर्मिनल पर। पॉजिटिव टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन पहुंचते ही उन्होंने पॉजिटिव टर्मिनल, जो धनात्मक यहां पर ये जो टर्मिनल है उसका विभव कम होने लगा, तो इलेक्ट्रोलाइट ने, यानी कि विद्युत अपघट्य ने इलेक्ट्रॉन्स को यहां से यहां शिफ्ट कर दिया। आया समझ में? और जैसे इस प्लेट पे से इलेक्ट्रॉन निकले थे, यहां धनावेश आ गया था, इस धनावेश ने सामने वाली प्लेट के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट किया। आ गया समझ में? तो वो जो इलेक्ट्रॉन है, उस अट्रैक्शन से ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचे थे, वो इस वायर में होते हुए बच्चों इस सामने वाली प्लेट के अट्रैक्शन के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहां से होते हुए बच्चों इस राइट प्लेट के ऊपर आ गए। आया समझ में? तो इस राइट प्लेट के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब बैटरी ने क्या किया इस पूरे प्रोसीजर में? आप देखो, बैटरी ने क्या किया कि एक प्लेट में से इलेक्ट्रॉन निकाल के बच्चों दूसरी प्लेट को दे दिए। तो जब भी हम किसी संधारित्र को बैटरी से आवेशित करते हैं तो बैटरी अपनी तरफ से संधारित्र को कोई आवेश नहीं देती। तो फिर बैटरी करती क्या है? आंसर दोगे, एक प्लेट में से इलेक्ट्रॉन निकाल के दूसरी प्लेट को ट्रांसफर कर देती है। आगे समझ में? अब इसमें से 5 इलेक्ट्रॉन निकाल के इस प्लेट को दिए तो इस पे चार्ज आएगा +5e, तो इस पे कितना चार्ज होगा? -5e। इसमें से 50 इलेक्ट्रॉन निकाल के इधर से चले गए तो इस पे +50e, तो इस पे कितना? -50e। इस पे जब +q आवेश आ जाएगा तो दूसरी प्लेट पे कौन सा आवेश आएगा? -q। तो जब भी हम बैटरी से किसी संधारित्र को आवेशित करेंगे तो दोनों प्लेटों पर इक्वल और अपोजिट आवेश आएगा, एक पे +q तो दूसरे पे -q। आया समझ में? अब बच्चों ये बैटरी एक प्लेट में से इलेक्ट्रॉन को निकाल के दूसरी प्लेट पर ट्रांसफर करती जाती है। अब क्वेश्चन बनता है कि प्रोसीजर कब तक होगा? आंसर दो कि ये प्रोसीजर तब तक चलता है जब तक इस संधारित्र का विभवांतर, इसकी दोनों प्लेट के बीच का विभव का अंतर, और इस बैटरी का जो विद्युत वाहक बल, यानी कि बैटरी का जो विभवांतर बराबर नहीं हो जाए।
यानी कि यदि बच्चों आपने ये जो बैटरी ले रखी है 10 वोल्ट की, तो बताओ ये संधारित्र को कब तक आवेशित करेगी? जब तक बच्चों संधारित्र का विभवांतर और बैटरी का विभवांतर यानी कि बैटरी का विद्युत वाहक इक्वल नहीं हो जाए। क्योंकि बच्चों जैसे जैसे संधारित्र का आवेश बढ़ेगा, इस प्लेट में से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर की तरफ आएंगे, जैसे जैसे बच्चों इसका आवेश बढ़ता जाएगा क्यू, तो इस संधारित्र का विभवांतर ही बढ़ता जाएगा। अब बढ़ते बढ़ते कभी न कभी तो ये दोनों विभवांतर इक्वल हो जाएंगे, और जैसे विभवांतर इक्वल हुआ बच्चों यहाँ पर चार्ज का ट्रांसफर बंद हो जाएगा। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे थे वो इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, चार्ज का ट्रांसफर बंद, बस संधारित्र पर जितना आवेश आया उतना रह जाएगा। लेकिन कब तक? सपोज 10 कूलम आवेश आने के बाद, इस प्लेट में +10 इस प्लेट में -10, 10 कूलम आवेश आते ही सपोज इसका विभवांतर इक्वल हो गया, तो हम बोलेंगे इसके बाद अब संधारित्र का आवेशण नहीं होगा। तो इसका मतलब ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट हो गया, समझते जाना। जब संधारित्र को बैटरी से जोड़ा जाता है तब इसका आवेशण तब तक होता है जब तक संधारित्र के सिरों पर विभवांतर बैटरी के विद्युत वाहक बल के बराबर न हो जाए। ये मैंने आपको बताया। यानी कि बच्चों बैटरी संधारित्र को कब तक आवेशित करेगी? जब तक संधारित्र का विभवांतर और बैटरी का विभवांतर एक दूसरे के बराबर नहीं हो जाए। जैसे बराबर हो गया इसके बाद संधारित्र का आवेशण बंद हो जाता है। और वापस समझ लेना, बिल्कुल सिंपल सा प्रोसीजर है कि यहाँ पर थोड़े टाइम के लिए करंट फ्लो होता है इस सर्किट में, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के इस प्लेट में जाते हैं। आ गया समझ में? यहाँ से 50 इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ से यहाँ गए तो इस पर आवेश 85 +85 इस पर -85, 100 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इस पर +100 इस पर -100। तो बच्चों इस सर्किट में जितना आवेश प्रवाहित होता है, समझते हैं ना, उतना ही आवेश संधारित्र को मिलता है। सपोज 1 कूलम आवेश के बराबर इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ से यहाँ आ गए, तो बताओ इस प्लेट पर +1 कूलम आवेश आएगा तो इस पर कितना आवेश आएगा? -1 कूलम। अब जैसे इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे, कब तक होगा ये प्रोसीजर? जब तक संधारित्र का विभवांतर और बैटरी का विभवांतर बराबर नहीं हो जाए। बिल्कुल सिंपल सा। आया समझ में? तो ये बैटरी कब तक आवेशित करती है उसी समझ में आएगी। कौन सा समझ में आ गया? अब आगे हम बात करते हैं। आगे बच्चों आपने विद्युत वाहक बल की परिभाषा पढ़ी, आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में विद्युत वाहक बल पढ़ा हुआ है, लेकिन बच्चों विद्युत वाहक बल की मैं आपको एक परिभाषा और बता रहा हूँ कि बैटरी का जो विद्युत वाहक बल V है, इससे क्या मतलब है? बच्चों इससे मतलब होता है यहाँ पर विद्युत वाहक बल की, यदि हम संधारित्र के रेस्पेक्ट में हम बात करें तो विद्युत वाहक बल की एक परिभाषा तो आपने वहाँ पढ़ी हुई है कि एक परिपथ में सेल, मतलब एक सेल परिपथ के बाहर है, ओपन सर्किट है, सर्किट सेल के बाहर, मतलब एक खुले परिपथ में यदि एक सेल सर्किट के बाहर है तो उसके सिरों पर, ये एक सेल सर्किट के बाहर है, उसके सिरों पर आप विभवांतर नापो, तो बच्चों उस विभवांतर को हम विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो एक परिभाषा तो आपने पढ़ी हुई है, लेकिन बच्चों विद्युत वाहक बल की मैं आपको एक परिभाषा और बता रहा हूँ। विद्युत वाहक बल क्या होता है कि बच्चों किसी परिपथ में एकांक आवेश को, पूरे परिपथ में एकांक आवेश को एक बार घुमाने के लिए बैटरी द्वारा जो कार्य किया जाता है उसी को बच्चों विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो इस बैटरी को सर्किट में लगा दिया तो इस पूरे परिपथ में 1 कूलम आवेश को, एकांक आवेश को, एकांक धन आवेश को पूरे परिपथ में एक बार घुमाने के लिए आपसे बोला जाए बैटरी ने जितना कार्य किया वही विद्युत वाहक बल कहलाता है। क्लियर हो गया? अब बच्चों समझना, यहां पर जब एकांक आवेश इस परिपथ में घूमेगा तो संधारित्र को भी 1 कूलम आवेश मिलेगा। एकांक आवेश परिपथ में घूमने का मतलब एकांक आवेश के इक्वल इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चले गए, तो एकांक आवेश परिपथ में घूमेगा तो उतना आवेश संधारित्र को मिलेगा। यदि 5 कूलम आवेश परिपथ में घूमा तो इस प्लेट पे +5 आवेश, इस पे -5 आवेश आ जाएगा। आया समझ में? तो बच्चों यहां पर हम सिंपल सी बात करें, यहां पर यदि हम बात करें कि एकांक आवेश की अपन बात करें कि विद्युत वाहक बल क्या होता है, तो आप सिंपली आंसर दोगे क्या होगा विद्युत वाहक बल? एकांक आवेश को परिपथ में घुमाने में किया गया कार्य, या यूं बोल सकता हूं संधारित्र को एकांक आवेश देने के लिए बैटरी जो कार्य करेगी वो विद्युत वाहक बल कहलाता है। तो देखना, समझना, एकांक आवेश को संधारित्र को देने में बैटरी द्वारा कार्य या पूरे परिपथ में एकांक आवेश को स्थानांतरित करने में कार्य को बैटरी का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ये मैंने आपको बताया कि बच्चे बैटरी इसको एकांक आवेश दे रही है, इसका मतलब एकांक आवेश परिपथ में घूम गया, तो एकांक आवेश को परिपथ में घुमाने में या संधारित्र को एकांक आवेश देने में, यानी कि एक प्लेट पे +1 दूसरी प्लेट -1 आवेश देने में बैटरी द्वारा जो भी कार्य किया जाएगा, आया समझ में? तो बैटरी द्वारा जो भी यहाँ पर कार्य किया जाएगा बच्चों, उसी कार्य को हम क्या बोलते हैं? विद्युत वाहक बल। क्लियर होगा? सपोज बच्चों इस बैटरी ने इस संधारित्र को Q आवेश दिया है, इसकी दोनों प्लेटों के ऊपर जो आवेश है वो +Q -Q है, उसके बाद विभवांतर इक्वल हो गए। आ गया? तो आप समझते हैं ना बच्चों, बैटरी द्वारा एकांक आवेश को देने में क्या कार्य V होता है? विभवांतर। विद्युत वाहक बल की परिभाषा आपको बताई मैंने, ये लिखा हुआ।
तो मैं अज्यूम कर रहा हूं यदि बैटरी का विद्युत वाहक बल V हो तब आवेश Q को संधारित्र को स्थानांतरित करने में बैटरी द्वारा किया गया कार्य है। तो बच्चों ये बैटरी इस संधारित्र को Q आवेश देने के लिए कितना कार्य करेगी, ये बैटरी इस संधारित्र को समझते जाना +1 -1 आवेश देने के लिए जो कार्य करती है वो तो V करती है, एकांक आवेश के लिए कार्य V होता है। तो Q आवेश देने के लिए कितना कार्य होगा, तो Q आवेश देने के लिए कार्य बच्चों QV हो जाएगा। एक के लिए कार्य V है तो Q के लिए कार्य कितना हो जाएगा QV। आई थिंक समझ में आ गया। तो इसका मतलब किसी संधारित्र को बच्चों Q आवेश देने के लिए बैटरी ने कितना कार्य किया, तो आंसर हो गया QV। याद रखना एक और बात, जब संधारित्र को Q आवेश मिलेगा तो बच्चों इस परिपथ में जो आवेश प्रवाहित होगा वो भी Q होगा, क्योंकि संधारित्र प्रारंभ में आवेश 0 था। तो इसका मतलब यहां पे मैं ये भी बोल सकता हूं इस परिपथ में जो भी आवेश प्रवाहित हो रहा है यदि वो Q है तो बताओ बैटरी द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, QV हो जाएगा। Q आवेश प्रवाहित हो रहा है तो इसका मतलब संधारित्र को भी Q आवेश मिला, तो इसका मतलब बैटरी का जो कार्य होगा वो QV के इक्वल होगा। हम जानते हैं सपोज संधारित्र की धारिता C है, हम जानते हैं बच्चों Q = CV होता है। तो इस फॉर्मूला से बच्चों यदि मैं Q की जगह CV उठा के पुट कर दूं तो यहां पर हमारे पास बैटरी के वर्क डन का एक फॉर्मूला और आ जाएगा, Q की जगह CV लिख दूंगा तो CV² हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों मैं यहां से C की वैल्यू, यदि मैं यहां से C की वैल्यू निकालूं या यहाँ से हम Q की C की क्या, हम यहाँ से यदि हम V की वैल्यू निकालें तो मुझे बताओ यहाँ से V की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, तो बच्चों Q/C हो जाएगा। और हम V की जगह यहाँ पर Q/C लिख दें तो एक फॉर्मूला और हो जाएगा Q²/C। तो इसका मतलब आपसे कहीं बोला जाए कि एक बैटरी द्वारा संधारित्र को आवेशित किया जाता है तो संधारित्र को Q आवेश देने के लिए बैटरी कितना कार्य करेगी, तो बच्चों उसके 3 फॉर्मूला हो गए। QV, यदि आपको Q और V दे रखा है तो फर्स्ट फॉर्मूला, CV दे रखा है तो सेकंड फॉर्मूला CV², और Q और C दे रखा है तो Q²/C। इन तीनों में से कोई भी एक फॉर्मूला यूज करके मैं बैटरी द्वारा किया गया कार्य निकाल सकता हूं। क्लियर हो गया। तो आपसे कहीं बोला जाए कि बैटरी द्वारा किया गया कार्य, बच्चों यहां पर Q इस परिपथ के अंदर जो टोटल आवेश फ्लो हुआ, जो प्रवाहित हुआ है, क्योंकि जितना आवेश यहाँ प्रवाहित हुआ वही आवेश संधारित्र को मिलेगा, क्योंकि संधारित्र का प्रारंभ में आवेश 0 था। तो 0 आवेश होने से बच्चों यदि यहाँ पे Q आवेश प्रवाहित हुआ तो संधारित्र को भी Q आवेश मिलेगा। कोई प्रॉब्लम? अब 1 मिनट समझते जाना बच्चों। लेकिन संधारित्र में विद्युत स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, अब मुझे बताओ किस पूरी प्रक्रिया में संधारित्र की स्थितिज में परिवर्तन कितना हुआ। बच्चों संधारित्र के अंदर प्रारंभ में संधारित्र का आवेश 0 था, समझ में आ गया। तो इसमें बताओ कितनी स्थिति संचित थी, 0। बच्चों अब इसका आवेश +Q -Q हो गया, या विभवांतर की बात करूं V हो गया, धारिता C। तो बताओ इसमें प्रारंभ में स्थिति ऊर्जा U 0, फाइनल स्थिति ऊर्जा आगे समझ में। बच्चों अपन ने पढ़ा था संधारित्र में जो ऊर्जा संचित होती है वो ½ CV² होती है या ½ QV होती है, यदि हम Q और V के टर्म में रखें तो बताओ इसकी फाइनल स्थिति, यहाँ तो 0 क्योंकि यहाँ पर बच्चों इसका आवेश भी 0 है, तो शुरू में तो इसके बाद स्थिति 0 थी, अब इसका आवेश Q हो गया, तो बताओ इसकी फाइनल स्थिति ऊर्जा, आंसर हो गया ½ Q × V। तो बताओ इससे हमें परिवर्तन कितना हो गया, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे ½ QV में से 0 हो गया तो ½ QV बचेगा। और बच्चों इस Q को हम CV लिख सकते हैं तो ये ½ CV², और यदि हम बच्चों यहाँ पर V की जगह Q/C लिख दें तो ½ Q²/C। ये 3 फॉर्मूला होते हैं। तो इसका मतलब प्रारंभ में स्थिति ऊर्जा 0 थी, अब कितनी होगी ये, तो बताओ इससे हम परिवर्तन फाइनल माइनस इनिशियल से निकाला तो बच्चों स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन हुआ। आ गया। अब हम आगे बात करें ऊर्जा संरक्षण के नियम से। बच्चों जब भी हम एक संधारित्र को एक बैटरी से कनेक्ट करें तो ये जो बैटरी कार्य करेगी, बच्चों कार्य 2 भागों में विभाजित होता है। जैसे हमने संधारित्र को बैटरी से कनेक्ट किया तो इस परिपथ में धारा प्रवाहित होगी। क्यों धारा क्यों प्रवाहित होगी, समझना। इस परिपथ में धारा प्रवाहित होगी क्योंकि एक्चुअल में एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरी प्लेट पे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो धारा इधर बहेगी। और आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा कि जब भी किसी तार में धारा प्रवाहित होती है तो उसमें ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा भी एक तरह की ऊर्जा है। तो इसका मतलब जो बैटरी कार्य करेगी उसका कुछ कार्य तो संधारित्र में संचित होगा और कुछ कार्य बच्चों यहाँ पर ऊष्मा के रूप में निकल जाएगा। तो ऊर्जा संरक्षण नियम से बच्चों हम ये एक इक्वेशन लिख सकते हैं, वर्क डन बाय बैटरी। आपसे बोला जाए किसके इक्वल होता है, तो आंसर हो गया ऊष्मा हानि प्लस स्थिति ऊर्जा में परिवर्तन। संधारित्र को जिस ऊर्जा मिली प्लस जो हीट लॉस हुआ, इन दोनों का जो टोटल होगा बैटरी का वर्क होगा। तो बैटरी के वर्क डन की हम इक्वेशन बना सकते हैं ऊर्जा संरक्षण के नियम से। आया समझ में? तो अब समझते हैं ना
बच्चों बैटरी का वर्क डन हमारे पास है, बताओ बैटरी का वर्क डन कितना आया था, ये हमने बिल्कुल कैलकुलेट किया था, बैटरी का वर्क डन को हम क्यूवी बोल दें, तो इसका मतलब बैटरी का वर्क डन तो क्यूवी हो गया, इससे हमें परिवर्तन हाफ क्यूवी हो गया। तो बच्चों यहाँ पर बैटरी का वर्क डन और इससे हम परिवर्तन दोनों को पुट करके मैं ऊष्मा हानि निकाल सकता हूँ। तो आपको ऊष्मा हानि कैलकुलेट करना हो तो बताओ आंसर कितना आ जाएगा, तो आंसर दोगे बच्चों ऊष्मा हानि इक्वल्स टू वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी कितना क्यूवी, इससे हमें परिवर्तन हाफ क्यूवी, देख लो आप ये हाफ क्यूवी रहा, ये क्यूवी के टर्म में, तो इसका मतलब हीट लॉस निकालूँ तो हाफ क्यूवी तो ट्रांसफर करोगे तो क्यूवी में से हाफ क्यूवी जाएगा तो हाफ क्यूवी बन जाएगा, और इसी फॉर्मूला को हम सीवी के टर्म में क्यू स्क्वायर सी के टर्म में लिखें तो ये आंसर आ जाएगा, क्यू की जगह हम सीवी लिख दें तो हाफ सीवी स्क्वायर हो जाएगा, इसी तरह से वी की जगह क्यू बाई सी लिख दें तो हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी हो जाएगा, तो ये 3 फॉर्मूला हो गया, आया समझ में। तो इसका मतलब ये रहा कि जब हम एक संधारित्र को बैटरी से आवेशित करें और संधारित्र में प्रारंभ में आवेश 0 होए तो बच्चों उस कंडीशन में बैटरी द्वारा किया गया कार्य, आपसे बोला जाए कि जितना भी होगा बैटरी के द्वारा किया गया कार्य की आपसे पूछा जाए तब तो आपका आंसर होगा क्यूवी, संधारित्र में संचित ऊर्जा हाफ क्यूवी और रिमेनिंग हाफ क्यूवी बच्चों ऊष्मा हानि में परिवर्तित होगा, यानी कि बच्चों बैटरी की बिल्कुल 50% ऊर्जा तो संचित होगी और 50% ऊर्जा ऊष्मा में निकल जाएगी, क्योंकि आप देखो बैटरी का जो कार्य है वो तो क्यूवी है, जबकि हाफ क्यूवी संचित हुआ और हाफ क्यूवी ऊष्मा के रूप में निकल गया, यानी कि ठीक आधी ऊर्जा ऊष्मा के रूप में जाती है और आधी ऊर्जा संचित हो जाती है। लेकिन कब, जब संधारित्र का शुरू में आवेश 0 हो और उसको हम बैटरी से आवेशित करें तो बैटरी यदि 10 जूल कार्य करेगी तो 5 जूल संचित होगा, 5 जूल ऊष्मा के रूप में निकल जाएगा। आई थिंक पूरा कौन सा समझ में आ गया होगा। तो कभी भी हमको ऊष्मा वगैरह निकालने के लिए बोला जाए तो इक्वेशन रट लेना, बैटरी का जो वर्क डन होता है वो ऊष्मा हानि प्लस इससे परिवर्तन के इक्वल होता है। बच्चों हमने समांतर प्लेट संधारित्र के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस कर लिया। अब इस समांतर प्लेट संधारित्र के ऊपर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं। जैसे हम ये एक क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन ये है स्विच संयोजित करने के बाद निम्न का मान। पहला क्वेश्चन ये है बच्चों, ये आपको एक सर्किट दे रखा है, इस सर्किट में ये 4 फेरेड धारिता का एक संधारित्र है, इसको 5 वोल्ट के सेल से कनेक्ट कर दिया और यहाँ एक स्विच लगा रखा है, ये स्विच एस लगा रखा है। अब क्वेश्चन ने बोला है कि इस स्विच एस को क्लोज कर दिया जाए, इस स्विच एस को क्लोज कर दें, संयोजित करने का मतलब इस स्विच एस को बंद कर दें। तो बंद करने के बाद आपको ये 4 पैरामीटर कैलकुलेट करने हैं। पहला क्वेश्चन, संधारित्र पर अंतिम आवेश आ गया। बच्चों मैंने आपको ये बताया था कि जब हम एक बैटरी को एक संधारित्र से जोड़ते हैं तो बताओ ये बैटरी संधारित्र कब तक आवेशित करती है, जब तक संधारित्र का विभवांतर बैटरी के विभवांतर के इक्वल नहीं हो जाए। तो इसका मतलब जैसे मैं की को क्लोज करूंगा तो बताओ इसका विभवांतर वही हो जाएगा जो बैटरी 5 वोल्ट की है, तो इसका विभवांतर ही 5 वोल्ट हो जाएगा। सी कितना है 4 फेरेड, और हम जानते हैं बच्चों Q इक्वल्स टू CV होता है, तो संधारित्र का जो अंतिम आवेश होगा Q इक्वल्स टू CV से निकाल लो। बैटरी इसका विभवांतर बच्चों 5 वोल्ट हो जाएगा। ये बैटरी कब तक आवेशित करेगी, जब तक इसका विभवांतर बैटरी के विद्युत वाहक बल यानी कि बैटरी के विभवांतर के इक्वल 5 वोल्ट के इक्वल नहीं हो जाए। तो Q इक्वल्स टू CV से निकालें। C कितना दे रखा है 4, V कितना दे रखा है 5, दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया तो आंसर आ गया 20 कूलम। तो संधारित्र का जो अंतिम आवेश होगा 20 कूलम होगा। समझ में आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। सेकंड, बैटरी से प्रवाहित आवेश, बैटरी से इस पूरी प्रक्रिया में कितना आवेश प्रवाहित हुआ। बच्चों यूं समझना, संधारित्र पे प्रारंभ में आवेश जब की खुली हुई थी 0 था, यानी कि इनिशियली आवेश तो 0, कुंजी बंद करने के बाद यानी कि बच्चों स्विच बंद करने के बाद ये जो संधारित्र है बच्चों इस पे आवेश 20 कूलम हो गया। तो इसका मतलब बच्चों यहाँ पर इस परिपथ में कितना आवेश प्रवाहित हुआ होगा, तो आंसर हो गया अंतिम आवेश माइनस प्रारंभिक आवेश। तो इसका मतलब आपसे बोला जाए कि क्यू प्रवाहित कितना हुआ, फाइनल चार्ज माइनस इनिशियल चार्ज। फाइनल चार्ज कितना है संधारित्र के ऊपर बोलो बच्चों 20 कूलम हमने निकाल लिया। इनिशियली बच्चों संधारित्र पे 0 आवेश था तो 20 माइनस 0 तो 20 कूलम। पहले 0 आवेश था अब 20 हो गया, तो इसका मतलब 20 ही तो तार में प्रवाहित होकर आया होगा, तो आंसर आ जाएगा बच्चों 20 कूलम। इसके बाद थर्ड, बैटरी का कार्य। बच्चों अभी मैंने आपको डिराइव करके बताया था कि इस पूरी प्रक्रिया में संधारित्र को क्यों आवेश मिला, तो इसका मतलब इस परिपथ में जो आवेश प्रवाहित हुआ 20 है और जो परिपथ में आवेश प्रवाहित हुआ उसको V से गुणा कर दो, Q इंटू वी। बैटरी का कार्य Q इंटू वी होता है। आ गया। अब बताओ इस पूरी प्रक्रिया में इस परिपथ में जो टोटल आवेश प्रवाहित हुआ वो कितना हुआ 20। आ गया। V का मान कितना है, बैटरी कितने वोल्ट की 5 वोल्ट की, तो इसका मतलब बैटरी का कार्य QV मैंने अभी डिराइव करके बताया था 5 इंटू मतलब 20 इंटू 5 कर दो तो आंसर आ गया 100 जूल बैटरी का कार्य। नेक्स्ट आपसे पूछा है बच्चों ऊष्मा हानि।
अब हम ऊष्मा नहीं निकाल रहे हैं। अब मेरी बात समझो, अभी मैंने एनर्जी कंजर्वेशन से आपको एक इक्वेशन बताई थी, वर्क डन बाय बैटरी बताओ किसके इक्वल होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस हीट के इक्वल होता है। तो बच्चों यहाँ पर बैटरी का वर्क डन हम निकाल चुके 100 जूल, तो 100 जूल बराबर चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला कि संधारित्र में जो ऊर्जा संचित होती है उसके 3 फॉर्मूला बताए थे बच्चों मैंने Q और C के बीच में, क्योंकि मेरे को C पता है और मुझे संधारित्र का Q भी पता है, ये रहा। तो Q और C के रूप में बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ Q²/C। आ गया। तो बच्चों हम क्या करें यहाँ पर, इस फॉर्मूला से पहले जब हम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे तो बच्चों यहाँ इनिशियल निकालेंगे तो Q इनिशियल वाला ले लेंगे, और जब हम फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो उस कंडीशन में हम फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो उस कंडीशन में Q हम फाइनल वाला ले लेंगे। तो इसका मतलब आपसे बोला जाए कि स्थितियों में परिवर्तन कितना होगा, तो Q²/C Q फाइनल चार्ज माइनस Q²/2C वही Q कौन सा इनिशियल चार्ज ले लिया, तो स्थितियों में परिवर्तन हो गया प्लस हीट आ गया। फाइनल चार्ज बताओ संधारित्र में कितना है, 20 कूलम हो गया। इनिशियल चार्ज बच्चों 0 था, शुरू में तो संधारित्र का भी 0 था, तो इनिशियल चार्ज 0, यहाँ पर 0 करूंगा तो पूरा 0 हो जाएगा। और फाइनल चार्ज बच्चों 20 कूलम हो गया, तो क्योंकि जगह 20 लिख दिया तो 20 का स्क्वायर/2C, C का मान कितना दे रखा है 4, ये C है, ये C 4 आया समझ में, प्लस हीट क्योंकि बैटरी का वर्क डन हीट के इक्वल। इसको सोल्व करोगे जब 20 का स्क्वायर/8 करोगे, इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू आ रही है 50। बैटरी का वर्क डन 100, तो इससे हम हीट निकालें तो इस 50 को ट्रांसफर कर लोगे तो हीट का मान आ गया 100 - 50, आंसर आ गया 50 जूल। क्लियर हो गया। तो बच्चों यहाँ पर इस पूरी प्रक्रिया में बैटरी का वर्क डन तो होगा 100, उसमें से 50 जूल ऊष्मा के रूप में निकल जाएगा, बचा 50 इसमें संचित हो जाएगा। यहाँ पूछा जाता है कि इस पूरी प्रक्रिया में बैटरी में कितनी ऊर्जा संचित होगी, तो आंसर आएगा 50 जूल। कितनी ऊष्मा होगी 50। यही मैंने बताया था कि बैटरी जितना वर्क करेगी बच्चों उसका आधा संचित होगा और आधा ऊष्मा में निकल जाएगा। 100 वर्क किया, 50 ऊष्मा, 50 संचित हो गया। क्लियर हो गया बच्चों। हम एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, ये क्वेश्चन भी वैसा का वैसा क्वेश्चन है, बस इसमें छोटा सा डिफरेंस है, समझते जाना। यदि एक प्रारंभिक आवेश धनात्मक 8C है, यानी कि बच्चों इस संधारित्र के ऊपर ये एक प्रारंभिक आवेश पहले से 8 कूलम है। बच्चों ये संधारित्र है, इसको 8 कूलम आवेश पहले से दे रखा है, यानी कि इसकी एक प्लेट के ऊपर +8 -8 पहले से है। पिछले क्वेश्चन के अंदर बच्चों ये जो संधारित्र था वो निरावेशित था, लेकिन अब इस संधारित्र पहले से आवेश 8 कूलम। तब निम्न का मान बताओ यदि स्विच को संपर्कित किया जाता है। अब बच्चों वही 5 वोल्ट के सेल से इसको कनेक्ट कर दिया, यहाँ स्विच लगा दिया, अब आपसे बोला है स्विच को क्लोज कर दिया। अब जैसे स्विच को क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद बच्चों आपको ये सारे के सारे पैरामीटर वापस कैलकुलेट करने हैं। पहला संधारित्र का अंतिम आवेश, स्विच क्लोज करने के बाद शुरू में इसका आवेश 8 था, तो क्लोज करने के बाद अब इसका आवेश कितना हो जाएगा, आया समझ में। ये 8 आवेश तो जब कुंजी को बंद किया, तो अब आपको बताना है कि यहाँ पर अब इसका आवेश कुंजी बंद करने के बाद, ये कुंजी मैंने बंद कर दी, तो कुंजी बंद करने के बाद आपसे बोला जाए कि यहाँ संधारित्र का आवेश कितना होगा। ये बिल्कुल और क्लियरली समझा दूँ मैं कि यहाँ पर ये कुंजी बंद कर दी, ये स्विच बंद कर दिया, ये स्विच क्लोज कर दिया, आ गया। अब बताओ कितने वोल्ट का सेल है ये, 5 वोल्ट का सेल इस संधारित्र को आवेशित करेगा। इस पे आवेश 8 कूलम पहले से था। चलो बताओ इस संधारित्र को, इसकी धारिता कितनी है, 4 फैराड है, ये C का मान, ये C बराबर। अब ये बताओ ये बैटरी संधारित्र कब तक आवेशित करेगी, जब तक इसका विभवांतर V का मान 5 वोल्ट नहीं हो जाए। तो इसका मतलब इस संधारित्र में जो अंतिम आवेश आएगा Q = CV से निकालने, C 4 है, V का मान 5 है, तो बताओ संधारित्र का अंतिम आवेश, पहले क्वेश्चन आपसे पूछा संधारित्र का अंतिम आवेश, तो Q अंतिम = CV से निकाल लो। C कितना 4, V कितना 5, मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना 20 कूलम। तो बताओ इस संधारित्र पे अंतिम आवेश जो आएगा वो बच्चों Q का मान 20 कूलम आएगा। आया समझ, यानी कि एक प्लेट पे +20, दूसरी प्लेट पे -20 आएगा। अब समझते हैं ना। दूसरे क्वेश्चन में आपसे पूछा है बैटरी द्वारा आवेश कितना दिया, यानी कि इस परिपथ में जो आवेश प्रवाहित हुआ वो कितना हुआ, प्रवाहित आवेश कितना हुआ, या बैटरी ने कितना आवेश इस परिपथ में दिया। समझ में आया बच्चों। संधारित्र के पास पहले कितना आवेश था, शुरू में बैटरी जब स्विच ऑन किया उसके पहले आवेश था ये तो 8, और कुंजी बैटरी बंद करने के बाद इसका आवेश टोटल कितना हो गया बताओ 20। तो बताओ इस पूरी प्रक्रिया में आवेश कितना प्रवाहित हुआ, तो आंसर हो गया अंतिम आवेश माइनस प्रारंभिक आवेश। प्रवाहित आवेश कितना हुआ, इस परिपथ में कितना आवेश प्रवाहित हुआ, बैटरी ने एक्स्ट्रा आवेश कितना दिया, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक कर ले बच्चों। अंतिम आवेश 20 कूलम, जबकि इस संधारित्र पर पहले से 8 कूलम था। पिछले क्वेश्चन में जो हमने किया था
बच्चों उसमें संधारित्र पहला आवेश 0 था लेकिन यहाँ 8 गुलाम है, तो इसका मतलब जो प्रवाहित आवेश होगा क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल, क्यू फाइनल कितना 20, क्यू इनिशियल बोलो 8 आ गया, तो 20 माइनस 8 कितना हो जाएगा 12 गुलाम प्रवाहित आवेश होगा। कोई प्रॉब्लम? बैटरी द्वारा कार्य, अब बैटरी ने बच्चों यहां पर कितना कार्य किया, चलो बताओ, इस संधारित्र पे 8 गुलाम तो पहले से था आवेश, अब बैटरी लगाने के बाद बताओ इस परिपथ में जो टोटल एक्स्ट्रा आवेश आया वो तो 12 ही आया ना, क्योंकि 8 से 20 हुआ, इसका मतलब इस परिपथ के अंदर जो आवेश प्रवाहित हुआ, आपसे बोला जाए वो कितना प्रवाहित हुआ, 12 कूलम प्रवाहित हुआ। तो आपको बैटरी के द्वारा कार्य निकालना हो तो याद रखना, हम जो Q इंटू वी लिखते हैं ना, उसमें Q प्रवाहित आवेश है। क्यों? क्योंकि ये 8 कूलम थोड़ी बैटरी ने दिया है, बैटरी ने तो एक्स्ट्रा दिया, जो एक्स्ट्रा प्रवाहित हुआ, तो यानी कि 8 से 20 हुआ, तो इसका मतलब बैटरी की प्रेजेंस में तो 12 ही आया ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैटरी का जो कार्य होता है क्यू फ्लो, यानी कि जो प्रवाहित आवेश इनटू विद्युत वाहक बल, यानी कि बैटरी का भी क्यू वी, लेकिन क्यू हमेशा फ्लो वाला ही लेना है, जो एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो हुआ जो बैटरी को मिला। तो बताओ बैटरी को जो फ्लो चार्ज हुआ कितना हुआ 12, बैटरी का विद्युत वाहक कितना है 5, तो क्यू इंटू वी, ये वी है ईएमएफ, ईएमएफ का मतलब वही वोल्टेज, तो कितना आ गया 60 जूल। तो इसका मतलब बच्चों बैटरी ने टोटल जो कार्य किया वो 60 जूल कार्य किया। अब आपसे बोला जाए कि बैटरी का जो कार्य आ गया, फोर्थ क्वेश्चन, इस पूरी प्रक्रिया में ऊष्मा हानि कितनी होगी। बच्चों हमने पढ़ा था एनर्जी कंजर्वेशन से बैटरी जो कार्य करती है वो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, स्थितियों में परिवर्तन प्लस ऊष्मा हानि होती है। बैटरी का जो कार्य है बिल्कुल 60 जूल आ रहा है, 60 लिख दिया। पोटेंशियल एनर्जी में चेंज, बच्चों हमारे पास Q है, बच्चों पहले इसका प्रारंभिक Q 8 था, अंतिम Q 20 था, तो बच्चों हमारे पास Q की वैल्यू है, तो हम वो फॉर्मूला काम में ले लें, और C भी हमारे पास है, तो हमारे पास Q और C पता है, तो हम वो फॉर्मूला काम में लें जिसमें Q और C आता है। तो बच्चों पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ Q² अपॉन C, तो ये Q फाइनल ले लिया, माइनस यहाँ पर ये जो Q लेंगे सेकंड वाला, ये वाला जो Q है, ये जो बच्चों हम Q लेंगे ये Q इनिशियल, ये याद रख लेना कि ये जो Q आएगा ये Q बच्चों हम इनिशियल Q, ये Q हम ले लेंगे इनिशियल। आ गया समझ में? तो बच्चों यहाँ पर अब देखना फाइनल चार्ज कितना है बताओ, संधारित्र के ऊपर 20, तो Q की जगह 20 लिख दोगे। इनिशियल चार्ज कितना है 8, Q इनिशियल की जगह 8 लिख दोगे, यहाँ 20 और यहाँ 8, Q फाइनल 20, Q इनिशियल 8, उठा के पुट कर दो, ये 8, Q इनिशियल 8, बच्चों Q फाइनल Q इनिशियल, C की वैल्यू 4 है ही सही, पुट करके जब इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों ये वैल्यू आ रही है 42, ये 42 आएगा, तो बच्चों इसको ट्रांसफर कर लें तो 60 माइनस 42, तो ऊष्मा हानि किसके बराबर हो जाएगी 18 जूल के बराबर। समझ में आ गया बच्चों? हम एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। क्वेश्चन ये है, यदि प्रारंभिक आवेश धनात्मक हो लेकिन संधारित्र प्लेटों को व्युत्क्रम कर दिया जाए। अब मेरी बात समझना, इस संधारित्र को हमने इस प्लेट पर +8 आवेश था, इस प्लेट पर -8 था, लेकिन संधारित्र की प्लेटों को व्युत्क्रम कर दिया। यानी कि बच्चों हमने बैटरी के प्लस की तरफ से जो लास्ट क्वेश्चन था बिल्कुल वैसा का वैसा क्वेश्चन भी इस पिछले क्वेश्चन में, तो ध्यान रखना जो +8 वाली प्लेट को बैटरी के प्लस से जोड़ा था और -8 वाली प्लेट को बैटरी के माइनस से जोड़ा था। अब संधारित्र को व्युत्क्रम कर दिया, ये देखो संधारित्र की प्लेटों को व्युत्क्रमित कर दिया जाता है। यानी कि बच्चों -8 वाली प्लेट को समझते जाना, तो पहले +8 और ये -8 था, प्लेट को उल्टा कर दिया, यानी कि इधर माइनस इधर प्लस कर दिया आ गया, और बैटरी से कनेक्ट कर दिया, यानी कि माइनस को प्लस से जोड़ दिया, प्लस को माइनस से जोड़ दिया, ये बैटरी का प्लस ये माइनस। अब हम एक क्वेश्चन और ले रहे हैं। क्वेश्चन ये है, यदि प्रारंभिक आवेश धनात्मक 8 कूलम है लेकिन संधारित्र प्लेटों को व्युत्क्रम कर दिया जाए तब निम्न का मान निकालना। बच्चों जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया था बिल्कुल वही क्वेश्चन है, वही 8 कूलम आवेश का संधारित्र है, संधारित्र 8 कूलम आवेश पहले से, उसको वो 5 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया, लेकिन संधारित्र को उल्टा कर दिया। पहले बच्चों बैटरी के प्लस से संधारित्र की प्लस प्लेट को जोड़ा था और बैटरी के माइनस से संधारित्र की माइनस प्लेट को जोड़ा था। आया समझ में? तो बच्चों जो प्रीवियस क्वेश्चन है बिल्कुल वही है, वही यदि प्रारंभिक आवेश +8 कूलम धनात्मक आवेश है और उसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो बैटरी के प्लस को संधारित्र के प्लस से, बैटरी के माइनस को संधारित्र के माइनस से कनेक्ट किया था। लेकिन अब इस क्वेश्चन में आपसे बोला है कि संधारित्र की प्लेटों को व्युत्क्रम कर दिया, यानी कि बच्चों संधारित्र की माइनस प्लेट को बैटरी के प्लस से और संधारित्र की प्लस बैटरी को बैटरी के माइनस से कनेक्ट कर दिया। आ गया? कर दिया जाए
तब क्वेश्चन बिल्कुल वही है, स्विच एस बंद करने के बाद, यहाँ लिखा हुआ नहीं है स्विच एस बंद करने के बाद, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था बिल्कुल वो का वही क्वेश्चन है कि स्विच एस को बंद करने के बाद वही चारों पैरामीटर, संधारित्र का अंतिम आवेश, बैटरी का आवेश, बैटरी द्वारा दिया गया आवेश वगैरह, वही सारे पैरामीटर कैलकुलेट करने, वही चारों, सब कुछ वही, पूरा क्वेश्चन वो का वही है, बस संधारित्र को उल्टा कर दिया। इसका मतलब अब अपन स्टार्ट करते हैं कि संधारित्र की -8 कूलम प्लस 8 कूलम आवेश पहले से है, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो बैटरी से कनेक्ट करने के बाद क्या क्या होगा, क्लियर हो गया? तो बच्चों करते हैं स्टार्ट। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा संधारित्र का अंतिम आवेश। मैंने आपसे बोला जैसे हम स्विच एस को क्लोज करेंगे तो ये बैटरी इस संधारित्र को बताओ कब तक आवेशित करेगी? बोलो बच्चों, जब तक इस बैटरी का विभवांतर और संधारित्र का विभवांतर समान नहीं हो जाए। बैटरी कितने वोल्ट की? 5 वोल्ट की। तो इस संधारित्र का विभवांतर बच्चों जब तक 5 वोल्ट नहीं हो जाए तब तक आवेशित करेगी। तो V का मान कितना नहीं हो जाए? 5 वोल्ट। कुंजी बंद कर दी बच्चों, आवेश का प्रवाह होगा कब तक? जब तक संधारित्र का विभवांतर और बैटरी का विभवांतर 5 वोल्ट, बैटरी का विभवांतर 5 वोल्ट है तो इसका विभवांतर 5 वोल्ट नहीं हो जाए। तो अब बच्चों बैटरी का विभवांतर 5 वोल्ट, बैटरी की धारिता बच्चों ये C 4 फैराड। तो बताओ इस जो अंतिम आवेश होगा Q = CV, C का मान 4 आया समझ में, V का मान कितना? 5। तो बच्चों C × V, आप बिल्कुल ये C रहा और ये V रहा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना गया? 20 कूलम। अब 1 मिनट समझना बच्चों, जो बाईं प्लेट है वो बैटरी के प्लस से जुड़ रही है, आप खुद देखो, और जो दाईं प्लेट है बैटरी के माइनस से जुड़ रही है। तो बच्चों जो बैटरी के प्लस से जुड़ रही है उसके ऊपर प्लस आवेश आएगा, उच्च विभव, और जो बैटरी के माइनस से जुड़ रही है उसको माइनस आवेश आएगा। तो इसका मतलब बच्चों इस पर +20 और इस पर -20 आएगा। और जब बैटरी जुड़ी, मतलब आपने बैटरी जब ओपन थी, बैटरी सर्किट के बाहर थी, जब स्विच ओपन था, यानी कि इस पे -8 कूलम आवेश पहले से था, इस वाली प्लेट पे -8, इस प्लेट पे +8 था, क्योंकि हमने बैटरी के प्लस वाले को -8 वाले से जोड़ा है। तो इस प्लेट में बच्चों -8 आवेश था, लेकिन बैटरी जुड़ते ही इस पर बच्चों आवेश हो जाएगा +20 और इस पर -20। क्यों? क्योंकि बच्चों जैसे स्विच इसको क्लोज किया तो बताओ बैटरी इसको आवेशित करेगी कब तक? जब तक इसका विभवांतर 5 वोल्ट नहीं हो जाए। 5 वोल्ट का मतलब ये उच्च विभव, ये निम्न विभव। तो याद रखना इस पे +20, इस पे -20 आवेश आएगा। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है कि बैटरी से प्रवाहित आवेश। अब मेरी बात समझो, इस संधारित्र की इस प्लेट पे आवेश पहले -8 था, अब यहां पर +20 आवेश हो गया। क्यों? क्योंकि बैटरी का प्लस जोड़ा है, अभी तो खुली हुई थी स्विच क्लोज करते ही ये बैटरी इधर से प्लस आवेश देगी। कब तक आवेश देती रहेगी? जब तक इसका विभवांतर बराबर नहीं हो जाए। तो बच्चों उच्च विभव पर, यानी कि ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो बताओ इस प्लेट पर पहले -8 था, अब +20 हो गया। तो बताओ इस पूरी प्रक्रिया में इस बैटरी से टोटल आवेश कितना प्रवाहित हुआ? तो अंतिम आवेश माइनस प्रारंभिक आवेश। तो बच्चों अंतिम माइनस प्रारंभिक किया तो 20 माइनस -8, तो टोटल कितना हुआ? 28। तो इसका मतलब इस पूरी प्रक्रिया में बच्चों 28 कूलम आवेश प्रवाहित हुआ। आपसे बोला जाए कि बैटरी द्वारा किया गया कार्य कितना हुआ? तो बच्चों बैटरी द्वारा किया कार्य Q × V। बच्चों ये बताओ कि बैटरी लगाने के बाद आवेश का प्रवाह कितना हुआ? 28। बैटरी का विद्युत वाहक कितना है? 5, तो 28 × 5। तो आप जानते हैं बैटरी कार्य वो QV, Q का मतलब टोटल कितना प्रवाहित आवेश हुआ। -8 से ये +20 हुआ, तो टोटल प्रवाहित आवेश कितना था? 28, और V का मान कितना है? 5, तो 28 × 5, तो आंसर आ गया 140। तो बैटरी का जो वर्कडन होगा वो बच्चों 140 जूल होगा। ये बैटरी का वर्कडन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा ऊष्मा हानि। हम जानते हैं बैटरी का वर्कडन किसके इक्वल होता है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस ऊष्मा हानि। तो बैटरी का जो वर्कडन है वो तो बच्चों 140 है। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बच्चों कैसे निकालें? हमें बच्चों यहाँ पर इसका Q इनिशियली पता है, Q फाइनली पता है। आगे समझ में? तो Q इनिशियल Q फाइनल दोनों के दोनों पता हैं। तो उस कंडीशन में, और संधारित्र की धारिता C पता है, तो बताओ ये C रहा, ये C, और ये Q रहा, ये Q इनिशियल और ये Q फाइनल। आया समझ में? तो बच्चों हम वो फॉर्मूला यूज कर लें जिसमें Q और C आता है पोटेंशियल एनर्जी का। इस तरह में परिवर्तन मतलब ऊष्मा हानि, मतलब वर्क डन बैटरी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, इस तरह परिवर्तन पर ऊष्मा हानि के इक्वल होता है। तो बैटरी का वर्क डन 140, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बच्चों पोटेंशियल का फॉर्मूला Q² C, तो Q फाइनल स्क्वायर 2C माइनस Q इनिशियल स्क्वायर 2C। Q फाइनल की वैल्यू बताओ 20, तो बच्चों Q की जगह 20 पुट, फाइनल की जगह 20 पुट कर दूंगा। C का मान 4 है ही सही। Q इनिशियल कितना? -8, -8 का स्क्वायर करोगे तो प्लस में आएगा, और C का मान यहाँ भी 4 है। तो Q इनिशियल और Q फाइनल, ये Q इनिशियल कितना? Q इनिशियल आपसे बोला जाए कि यहाँ पर जो Q इनिशियल होगा, Q इनिशियल कितना? -8, Q फाइनल
बच्चों +20, Q इनिशियल कीजिएगा -8, Q फाइनल कीजिएगा +20, पुट करके जब इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू आ रही 42। तो इसका मतलब जो ऊष्मा हानि होगी हम निकालें, तो इस 42 को ट्रांसफ़र करोगे तो बच्चों 140 में से 42 गया तो आंसर आ जाएगा 98 जूल। तो इसका मतलब इस पूरे प्रक्रिया में जो ऊष्मा हानि होगी वो 98 जूल होगी। आई थिंक समझ में आ गया होगा।